यहाँ तक कि पब्लिक भी अगर ड्रामा देखने आती थी तो वो भी यही डिमांड करती थी कि बस ये बंदी ये चाहिए। कितना पैसा ले लेती होगी एक नाइट का? देखिए मेरे भी बहुत रेट लगे हैं। जब मेरी डिमांड्स आती थी 4 लाख 5 लाख, कोई घर की, कोई कहता था पार्लर बना देता हूँ 12 लाख दूंगा। मेरी एजुकेशन नहीं थी, मेरे फादर फोत हो गए थे। आप नमाज़ पढ़ें, चाहे हम काम कुछ भी करें, हमें अपने अल्लाह को याद रखना चाहिए। मैं तहज्जुद पढ़ती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, शायद अल्लाह का दिया यही नूर है मेरे फेस पे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लाहौरी जलवा। आपके साथ मौजूद है आपका खिदमतगुजार फ़हद हसन। जी तो नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद है दुआ चौधरी, जो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है माशाल्लाह। मॉडल भी हैं, स्टेज एक्ट्रेस भी है, डांस भी करती रही है। आखिर आज हम इनसे जानेंगे अंदर की बातें। आखिर ये जितने भी लोग हैं शॉर्टकट अपनी ज़िंदगी में ढूंढते हैं, आखिर किस तरह के इनको शॉर्टकट चाहिए, कहीं शॉर्टकट में ये अपनी ज़िंदगी तबाह तो नहीं कर देते। आइए जानते हैं और बात करते हैं दुआ चौधरी से। अस्सलाम वालेकुम मैम, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का करम ठीक ठाक। अच्छा, दुआ चौधरी, ये नाम बनाने में आपको क्या करना पड़ा अपनी ज़िंदगी में? ये नाम बनाने के लिए देखें, पहले नंबर पे तो ये जितने भी इंटरव्यू हैं ये कोई मुझे मजबूरी नहीं है। सिर्फ ये मैसेज है नई लड़कियों के लिए और कुछ प्रोड्यूसरों के लिए भी कि वो लड़कियों को आगे आने के लिए चांस दें, उनके मतलब जिस्मों से खेलने की प्लानिंग ना करें, क्योंकि वो भी एक औरत है, ठीक है। और ये भी बताते हैं कि कुछ लड़कियां तबाह होती हैं स्टेज पे, या तो वो शॉर्टकट करके नंबर 1 बनती हैं, वो बताते हैं। अच्छा बताइएगा दुआ, आप इस थिएटर की फ़ील्ड में, इस इंडस्ट्री की फ़ील्ड में क्यों आई? आखिर क्या ऐसी ख़ास वजह थी? ख़ास वजह ये थी कि इस फ़ील्ड का तो दूर दूर तक सोचा ही नहीं था मैंने। और मैं बड़े अच्छे घर से हूँ, शरीफ घर से हूँ, और ना ही तो हमारी कुछ फैमिलीज़ में इस फ़ील्ड में है, शो बिज़नेस से। मैंने शादी की थी जिसकी वजह से, मतलब मेरे हस्बैंड भी नहीं थे इस फ़ील्ड के, और हम दोनों ने शादी कर ली, लव मैरिज थी हमारी, कि हमारी फैमिलीज़ नहीं थी। शादी के बाद कुछ ससुराल वालों का रवैया अच्छा नहीं था, मेरे माँ बाप का भी अच्छा नहीं था, उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। और 13-14 साल मेरी एज थी, मेरे हस्बैंड की थी, और कुछ माली हालात ठीक नहीं थे, घर नहीं था, तो ना उनके पास तालीम थी, बच्चे थे, वो भी प्यारे थे, मैं भी ठीक थी। उन्होंने कहा फ़ैशन शो वगैरह करते हैं, रुखसाना नूर जी थी, उनके साथ किसी ने मिलाया, पीटीवी की मॉडलिंग की मैंने। और उसके बाद मेरे हस्बैंड भी फ़ैशन शो करते थे, हमने मतलब अपना रहने का, जीने का मतलब ज़रिया बना लिया था, मगर हम फेमस नहीं हुए थे, बस हम लोग काम करते थे। फिर मैंने लिप्टन का ऐड किया, तो उसके बाद मेरे घर बेटा हो गया और मैं थोड़ी हेल्दी हो गई। फिर उसके बाद काम मिलना थोड़ा कम हो गया। आपको पता है मॉडल्स स्मार्ट चाहिए होती, शिलिंग्स, और मैं बड़ी स्मार्ट थी। उसके बाद मैं थोड़ी हेल्दी हो गई, और फिर मैंने सोचा कि यार जितने भी स्टेज आर्टिस्ट हैं, मैं ड्रामे मतलब फेसबुक में देखती थी, तो मैं कहती यार ये इतने फेमस हैं, तो शायद जो स्टेज आर्टिस्ट होते हैं वो बड़े अमीर हो जाते हैं। अच्छा, माज़रत के साथ आपकी बात काट रहा हूँ कि आप फ़ेमस क्यों नहीं हुई? आप काम करती थी, अच्छा काम कर रही थी, अपने हस्बैंड के साथ काम कर रही थी, फिर आपका फ़ेमस ना होना, इसकी क्या बड़ी वजह बनी? फेमस में मतलब शोबिज़ में था नाम, एक नाम था कि बस काम कर रही हूँ, मगर तब तक का नाम ज़्यादा, जैसे निदा चौधरी हैं, नरगिस जी हैं, और और भी छोटी-मोटी जो भी हैं बड़ी आर्टिस्ट हैं, इनका एक नाम है, यूट्यूब पे भी और वैसे भी, तो वो चीज़ नहीं थी। मैं अपने फैमिली से बहुत डरती थी, अच्छे-अच्छे काम करने, और मतलब मुझे इज़्ज़त भी बहुत प्यारी थी। मुझे ये नहीं सुनना था कि कोई मेरा कोई भी गंदी चीज़ या गंदा डांस नज़र आए, तो इसलिए मतलब मैं फ़ेमस नहीं हुई। और उसके बाद जब मैं स्टेज पे, मैंने सोचा, प्लान किया कि यार मैं स्टेज करती हूँ, तो शायद मैं फ़ेमस भी हो जाऊँगी, मेरे पास पैसा भी आ जाएगा। तो जब मैं स्टेज पे गई तो वहाँ पे जब मैंने देखा कदम कदम में मतलब बदनामी थी, और औरत को इस्तेमाल किया जाने की बातें थी, और यहाँ तक कि पब्लिक भी अगर ड्रामा देखने आती थी तो वो भी यही डिमांड करती थी कि बस ये बंदी चाहिए। अगर वो नहीं तो फिर उसके बाद वो ना ड्रामा देखने आते हैं, तो ना फिर वो टिकटें लेते हैं, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि स्टेज पे सिर्फ लोग ड्रामा देखने जो आते हैं वो वैसे टिकट लेके अच्छा बैठ। बताइएगा, जो लोग टिकट लेकर आते थे, ड्रामा देखने लगते थे, जैसे आपने कहा बकौल आपके कि वो कहते थे हमें ये बंदी चाहिए, तो प्रोवाइड कौन करता था बंदियाँ? पहले मैं आपको ये बात बता दूँ, हम लोग जो समझते हैं ना स्टेज पे लोग पब्लिक जो ड्रामा देख रही है और ये टिकट लेते हैं, और जैसे हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं और हम बैठ जाते हैं, या हम सैलून में मूवी देखने जाते हैं तो हम लेके बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि वो पहले जो भी गेस्ट बैठता है, जो भी बिजनेसमैन वहाँ पे आता है,
वो सिर्फ यही सोच के आता है कि मैं अगर इस लड़की के नाम की टिकट लूँगा और उसके नाम की सीटें लूँगा ना, तो लड़की को पता चल जाता है कि आज ये 10 गेस्ट बैठे हैं ना जो आगे, तो इन्होंने नाम लेना कि मैंने दुआ चौधरी के नाम की टिकट लेनी है, या मैंने निदा चौधरी के नाम की लेनी है, या आफरीन ख़ान के नाम की लेनी है। फिर ना प्रोड्यूसर को और हमें पता चल जाता है कि हमारे नाम की टिकटें बिक रही हैं। फिर वो हमारा नंबर किस तरह ले लेते हैं हम नहीं जानते। वहाँ से हमारा नंबर उन्हें मिल जाता है, फिर वो डिमांड करते हैं। फिर जो उनसी आर्टिस्ट होती है, जिन्हें फ़ेमस होना होता है, वो फिर उससे हामी भर लेती है कि आप मेरी इतनी सीटें लगवाएँ, 10 लगवाएँ, 15, आज मेरा 16 दिन का ड्रामा है, इसमें आपने मेरी इतनी मेरी सीटें लगवानी टिकट मेरे नाम की, तो फिर मैं आपसे मिलूँगी। फिर वो मिलती भी है, जिसने फ़ेमस होना होता है। फिर वो शॉर्टकट में देखें, वो फिर फ़ेमस हो जाती हैं। प्रोड्यूसर को लगता है यार इसके नाम की सीटें लग रही हैं, आज मेरी 10 सीटें लग गई हैं, मेरा जो पैसा आ रहा है। कितने की सीटें ले लेती होगी, कितना पैसा ले लेती होगी एक नाइट का? देखिए एक तो सीटें लगती हैं, फिर वो जब सोती हैं तो फिर लाख 2 लाख, फिर कोई डिमांड्स ज़्यादा भी करती हैं। फिर उन्हें कोई गाड़ियाँ मिल जाती हैं, घर मिल जाते हैं, मतलब अच्छी ड्रेसिंग के पैसे मिल जाते हैं। कोई मतलब परमानेंट खर्चे में रख लेता है, कोई एक रात गुजारता है तो चला जाता है। तो इसी तरह फिर मज़ीद वो अमीर होती जाती हैं। अच्छा, आपको क्या ऑफ़र आती थी? आपको क्या रेट लगाते थे? क्या कहते थे आपको? देखिए मेरे भी बहुत रेट लगे हैं, मगर मैं एक तो मैरिड थी, शादीशुदा थी, और मतलब ये काम करने का सोचा भी नहीं था कि ये करेंगे, क्योंकि आगे हम बहुत गलत जगह पे आ चुके थे। फैमिलीज़ की बहुत सी बातें सुननी पड़ती थी कि स्टेज कर रही है, ये मॉडलिंग कर रही है, मेरी फैमिलीज़ भी नाराज़ होती थी, तो इसलिए इस जगह पे माइंड ही नहीं बना मैं मेरा। माज़रत के साथ आपकी बात काट रहा हूँ कि जैसे कि आपने बताया कि आपके ससुराल की तरफ से कुछ तरक्कियाँ पैदा हो गई, आपके हस्बैंड और आप दिखने में अच्छे थे, आप इस फील्ड में चले गए, आपके पास कुछ भी नहीं था, मतलब कि समझ लें कि एक हालात जो से थे वो तंगी बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में आ गई, तो कभी आपके दिल में आया नहीं कि यार चलो एक रात की तो बात है? देखें जिस जगह पे थी, वहाँ पे जब ऑफ़र आती थी, जब मैं मतलब फ़ेमस हुई, छोटी-मोटी तो आती थी तो उस पे ध्यान नहीं दिया कभी। जब मैं फ़ेमस हुई, जब मैं ड्रामों में काम कर रही थी, जब मैंने पश्तो मूवीज़ वग़ैरह की, फिर जब मेरी डिमांड्स आती थी 4 लाख, 5 लाख, कोई घर की, कोई कहता था पार्लर बना देता हूँ 12 लाख दूँगा, कोई कहता था ये देता हूँ, कोई गाड़ी, मुझे मतलब एज़ ए फ्रेंड बहुत अच्छे दोस्त भी हैं मेरे, जिन्होंने बिना सोए मेरे हस्बैंड के साथ मुझे गाड़ी भी गिफ्ट की, और चीज़ें भी गिफ्ट होती थी, गोल्ड भी, मोबाइल भी अच्छे। मगर मेरे हस्बैंड जब तक थे, तो मतलब उनके साथ गिफ्ट होता था, जैसे खाना खिला दिया आवारी बेसी में, वो हमारे अच्छे दोस्त बन जाते थे। और रही बात जिस्म जो ख़रीदने की कोशिश करता था, उसके साथ मेरा राब्ता बंद हो जाता था, मैं नहीं करती थी। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख लालच आती भी, नीयत ख़राब होती थी, शैतान आता था, मगर अपने एक दिल में तय किया था कि मतलब बिस्तर सोने की जगह पे नहीं जाना। अच्छा, दुआ बताइएगा, आपके पहले हस्बैंड के साथ डिवोर्स किस वजह से हुई? क्या वजह थी कि आपको उनके साथ खुला लेना पड़ा? पहले हस्बैंड की वजह ये थी कि कुछ गलतफ़हमियाँ थी, और उनको एक स्टेज आर्टिस्ट सरूर चौधरी, उससे उन्हें मोहब्बत हो गई, और वो मेरे हस्बैंड के पीछे वो पड़ गई थी। और मर्द बहक ही जाते हैं, मगर मैंने अपने हस्बैंड को वापस लाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं उनका चक्कर जब फेयर चला ना, तो तब मैं काफ़ी डिसहार्ड हुई उनके पीछे। तो एक औरत डराने के लिए हस्बैंड को कहती मैं छोड़ रही हूँ, तो मैंने फिर उन्हें मतलब डराया, और उन्होंने फ़ौरन शादी कर ली उसके साथ, मौका ही नहीं दिया मुझे। कितने साल आपकी शादी रही अपने पहले हस्बैंड के साथ? पहले हस्बैंड के साथ 8 साल रही है, और उसके बाद मेरी ज़िंदगी में सलमान शौकत था, सलीम शौकत एसएचओ का भाई, वो उसने भी कुछ मामलात ख़राब कर दिए थे, फ़ोन कर, पीछे आ, ये वो, गलतफ़हमियाँ पड़ गई दोनों की ज़िंदगी में, और उन्होंने उससे शादी कर ली। मैंने 3 साल हस्बैंड का वेट भी किया, फिर मैंने भी मजबूरन शादी कर ली, क्योंकि मेरे साथ कुछ स्टेज के मामले में बहुत ज़्यादा बुरे सलूक होने लगे थे। हर जगह जिस्म नीयत ठरकी लोग, अकेली औरत को काम नहीं करने दिया इन्होंने मुझे। इनके प्रोड्यूसर की वजह से फिर मैंने सोचा कि यार मैंने शादी कर लेनी है। फिर मैंने शादी कर ली, पर वो भी आगे से धोखेबाज ही निकले। तो उनके साथ अभी है कि ख़त्म हो गई? नहीं, उन्होंने मुझे डिवोर्स नहीं दी, और बस सामने भी अभी तक नहीं आए, तो इसलिए अभी मामला चल रहे हैं। उन पे पर्चा हुआ है, और काफ़ी मामला ख़राब चल रहे हैं अभी, और मुझे उनसे ख़तरा भी है। तो आगे आपने अपने फ्यूचर का क्या सोचा है? कैसे आप अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहती हैं लाइफ के साथ? मैं टीवी का काम करने की कोशिश कर रही हूँ, और कर भी रही हूँ, और मैं टॉक शो भी कर रही हूँ, और मतलब यही कमर्शियल ऐड का माइंड है मेरा। स्टेज का मुझे काम मिलता है,
और मैं जाती भी हूँ, फिर मुझे समझ में नहीं आता, फिर मैं वापस आ जाती हूँ, हामी भर के भी। अच्छा, तो आप बताइएगा जो हमारे माशरे में जो ख़वातीन, मर्द भी हैं, ख़वातीन भी, आजकल आप ये नहीं कह सकती कि सिर्फ़ ख़वातीन ही इस मामले में आगे है। मर्द भी मतलब के पीछे नहीं है किसी भी फ़ील्ड में, क्योंकि जहाँ औरत के पर्दे का ज़िक्र होता है वहाँ वो मर्द की निगाह का और मर्द की नीयत का भी ज़िक्र किया जाता है। तो सही ये बात। जितने भी हमारे माशरे में लड़कियाँ या लड़के हैं, ये शॉर्टकट तलाश करना चाहती हैं। लड़कियाँ मोस्टली अपनी इज़्ज़त भी बेच देती हैं, या प्रोड्यूसर, डायरेक्टर जो डिमांड्स करते हैं, तो वो सबसे पहले इंटरव्यू में लड़की से क्या पूछते हैं? जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर जो इंटरव्यू करते हैं, जो सिलेक्ट करते हैं लड़कियों को मॉडलिंग के लिए, इस फ़ील्ड के लिए। सबसे पहले तो जो प्रोड्यूसर होता है या कोई भी मतलब लड़की को हायर करता है, प्रमोटर होता है, प्रोड्यूसर के पास लाता है कि मैं आपको एक बंदी देता हूँ, इसको काम की ज़रूरत है, वो लेकर जब जाता है, सबसे पहले तो प्रोड्यूसर और जो भी शोबिज़ का बंदा है, वो सबसे पहले औरत की मजबूरी ढूँढ रहा होता है। उसके इंटरव्यू पे उसको यही होता है कि मैंने इसके साथ कहाँ से खेलना है, कहाँ से इससे खाना और इस्तेमाल करना है। वो बेचारी अपना इंटरव्यू दे रही होती है। मेरे घर में भाई हैं, वो बेचारा काम नहीं करता, नशा करता है। फिर कहेगी वो बंदी, मेरे अब्बू हैं, फ़ौत हो गए हुए हैं, या मेरे अब्बू छोड़ के चले गए हैं, मेरी वालदा है, हमारे घर खाने को नहीं है, मैं ये ड्रामा करना चाहती हूँ। वो उसकी सारी, वो इंटरव्यू नहीं होता, वो उसकी सारी मजबूरियों को कैच कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि यार या इस्तेमाल भी होगी और इसे खाया भी जाएगा और इसको ख़राब भी करना है। अगर प्रोड्यूसर या साथ चलने वाले लोग, मर्द, अगर उसको अच्छा तरीका, उससे अच्छे तरीके से काम करना बताएँ और सिखाएँ, तो मेरे ख़्याल से ना उसे बिस्तर गर्म करना पड़े, तो ना उसे कुछ, वो अपने स्टेज से, अपनी एक्टिंग से, अपने फ़न से पैसा कमा सकती है। अच्छा बताइएगा, आपके दिल में कभी ख़्याल नहीं आया कि यार मैंने अगर वायरल होना है, अगर मैंने फ़ेम हासिल करना है, अगर मुझे पैसा कमाना है, तो दुनिया में बेशुमार हुनर है, टैलेंट है, तो मैं थिएटर में ही क्यों गई? चलिए आप चली भी गई किसी मजबूरी के तहत, वायरल भी हो गई, आपने कुछ पैसा भी कमा लिया, आपकी डिवोर्स हो गई, फिर आपके दिल में ख़्याल नहीं आया कि यार मुझे अब थिएटर छोड़ देना चाहिए? देखिए, इधर फ़ील्ड में आने के लिए तो बिल्कुल माइंड नहीं था। मैंने तो समझ लें कि खाना भी किसी के सामने नहीं खाती थी, मैं इतनी शर्मीली थी। मेरी एजुकेशन नहीं थी, मेरे फ़ादर फ़ौत हो गए थे और इतना मौका नहीं मिला, और मेरे घर की अच्छी तरबियत थी, बोलना-चालना अच्छा था और उस मतलब सोच नहीं थी कि मतलब मैंने इस फ़ील्ड में आना है। तो जब मैं इस फ़ील्ड में आ गई, अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो शायद मैं जॉब भी करती या मैं कुछ करती। आपको पता है आजकल पढ़ी लिखी, आप कॉलेज की लड़कियां देख लें, यूनिवर्सिटी की बंदियां क्या कर रही हैं, नशा कर रही हैं। अपने आप को माँ बाप ने स्टडी के लिए भेजा हुआ है, तो गांव से कहीं से, तो वो रात को समझती हैं, उनके माँ बाप समझते वो सो रही हैं, वो पार्टीज में जाती हैं, नशा करती हैं, आइस करती हैं, कोको लेती हैं, क्या क्या नशे नहीं कर रही, और वो डॉक्टर भी यही काम कर रही हैं। ठीक है, मैंने देखा सभी ये कर रही हैं। तो मैं अगर अनपढ़ औरत होकर शोबिज़ में आ गई, मैंने अपने आप को सँभाला, मैं अपने आप को बहुत फ़ख्र करती हूँ। मैं अपने अल्लाह से बहुत खुश हूँ कि मुझे अल्लाह ने बचाया इस फ़ील्ड से। अगर मैं पढ़ी लिखी भी होती तो शायद मैं ज़्यादा ख़राब हो जाती। अच्छा, तो आप बताइएगा, क्या ये ज़रूरी है शोबिज़ में आने के लिए लड़कियों का, या लड़कियों का मोस्टली अपना जिस्म फ़रोश करना ज़रूरी होता है? देखिए, अगर मैंने आपको बताया कि कॉलेज की लड़कियाँ, यूनिवर्सिटी की बंदियाँ अपने आप को जिस्म बेचती हैं अपनी स्टडी के लिए, अपने नशे के लिए, तो शो बिज़नेस की जो बंदी है उसने तो, उसका तो एक इरादा होता है कि मैंने बस अब जब वो सोच के यही आती है कि मैंने पैसा कमाना है, फिर उसके लिए कोई रास्ता बिना मतलब कोई सोना, किसी के साथ तल्लक बनाना, रिलेशन बनाना उसके लिए कोई अहमियत नहीं देती, क्योंकि उसने अपने घर वाले देखती है, फैमिली देखती है, भाई देखती है, गुर्बत देखती है। तो वो कहती है मैं अगर एक के साथ हो गई हूँ, दो के साथ हो गई हूँ, और ऊपर से जो हमारे शोबिन्स के लोग हैं ना, वो ऐसा बिलीव करते हैं, ऐसा बंदी के दिमाग ख़राब करते हैं बातें करके, पैसा लालच दे के, कि औरत मजबूर हो जाती है, ख्वाब देखने लगती है, कि औरत एक बेवकूफ़ भी होती है, कि वो समझती है कि मैं बस अपनी इज़्ज़त बेचूँगी, मैं अमीर हो जाऊँगी, और कुछ हो भी जाती हैं, क्योंकि वो शॉर्टकट रास्ता यूज़ करती हैं, तो वो जल्दी अमीर हो जाती हैं। और जो बास टाइम करती हैं, बेवकूफ़ बेचारी मासूम होती हैं, वो सिर्फ़ इस्तेमाल ही होती हैं। अच्छा बताइएगा, दुआ माशाल्लाह आपकी पहली शादी 8 साल रही है, फिर आपकी डिवोर्स हुई, आपकी दूसरी शादी हुई है, जो भी आपके मसले मसाइल हुए, आपके माशाल्लाह बच्चे भी हैं। तो काफ़ी अर्सा आपने थिएटर में काम भी किया, उसके बावजूद, इतनी परेशानियों के बावजूद अपने आप को इतना खूबसूरत आपने रखा हुआ है, इतना मेंटेन रखा हुआ है, इसकी क्या ख़ास वजह है? ये अ, क्या ट्रिक है, हमें भी बताएँ? ऐसा कुछ नहीं है, एक तो पहले नंबर पे मैं कोई नशा नहीं करती,
और ये जिनके मतलब ख़राब होती हैं, एक तो अपने जिस्म जो बेचती हैं और अपने आप को ख़राब कर लेती हैं बेचारी। दूसरे नंबर पे नशा ख़राब कर देता है उनको। और आप नमाज़ पढ़ें, चाहे हम काम कुछ भी करें, हमें अपने अल्लाह को याद रखना चाहिए। मैं तहज्जुद पढ़ती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, शायद अल्लाह का दिया यही नूर है मेरे फेस पे, मेरे जिस्म पे। और क्या कहते हैं, बस ये अल्लाह की तरफ से मुझे मिला है। आप नशा ना करें प्लीज़, अगर शोबिज़ में आना है तो कोई नशा ना लगवाएँ अपने आप को। सिर्फ़ आपको नशे में देखिए, हम न्यूट्रल रहते हैं तो हमें समझ नहीं आती, लोग हमें नोच खाते हैं, हमारे साथ हमारे जिस्म के साथ लोग खेलने की कोशिश करते हैं, कुछ खेल जाते हैं, हम लोग शॉर्टकट के चक्कर में होते हैं। तो प्लीज़ होशो आवाज़ में अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें, पैसा ही नहीं है, हमने मरना भी है। देखिए किस्मत भी कहाँ चली गई, आज उसके पास पैसा था, दौलत थी, दुनिया ने उसको जीने नहीं दिया, वो आखिर दुनिया से जा चुकी हैं। ना वो घर लेके गई, ना गाड़ी लेके गई। हमारी फ़िल्म स्टार नादरा जी थी, वो भी देखिए इतना पैसा, नाम, खूबसूरती थी उनके पास, क्या लेकर गईं? सिर्फ़ एक कपड़ा, कफ़न जो लपेट के गई हैं। तो मैं यही कहूँगी, पैसे के पीछे मत भागें, दुश्मन मत बनाएँ और ख़ुद को इस्तेमाल मत करवाएँ। सही हो गया जी। तो नाज़रीन, जैसा कि दुआ चौधरी हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने बड़ी खुल्लम खुल्ला बातें की है शोबिस के अंदर जो हो रहा है, जो भी डिमांड्स होती हैं, जो नहीं होती। अब आपने फ़ैसला करना है कि आप अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं। देखिए नाज़रीन, सबसे पहली बात ये है कि आपने अपने आप को खुद बचाना है, किसी ने आपकी उंगली पकड़ के आपको मना नहीं करना। हर इंसान ने अपने अपने मौके का फ़ायदा उठाना है, बकौल इनके कि ख़ुद को बचाएं। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए लाहौरी जलवा फ़हद हसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।